कार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी याददाश्त तो चली गई है, लेकिन मुझे बहुत साफ साफ याद है कि कौन कौन सी औरतें मुझे मिलने आई थीं। वह देश का एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट है। फिर भी उसे पूरा यकीन है कि मैंने कोई बहुत ज़रूरी बात भूल रखी है। सच कहूं तो वह अपनी बात को हर हाल में सही साबित करने में माहिर है। अस्पताल में रहते हुए मैं उन सभी लोगों से मिल चुका था जिनसे मुझे मिलना चाहिए था। अगर सच में कोई बहुत ज़रूरी इंसान होता तो वह अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? हाँ, मुझे तो सभी जरूरी लोग याद हैं। फिर यह याददाश्त वाली कहानी क्या है? मेरी छोटी बहन के जाने के बाद अचानक सूट पहने एक औरत अस्पताल के कमरे में आ गई। सूट पहने औरत, मैं अभी अस्पताल में हूं, क्या तुम मुझसे मिलने जाओगी? वह मरा या नहीं? अगर नहीं मरा तो मुझे परेशान मत करो। मिस्टर गु, आप जाग गए हैं। क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं लिक्सु हूं, प्रेसिडेंट सन की असिस्टेंट। प्रेसिडेंट सन? आपको कुछ भी याद नहीं? गुचेन, प्रेसिडेंट सन बहुत बिजी हैं। ये याददाश्त खोने का नाटक बंद कीजिए। चाहे आप खुद को फांसी लगाने की धमकी ही क्यों न दें, इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसकी इन अजीब बातों को सुनकर मैं पूरी तरह उलझ गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका रवैया मुझे बहुत असहज कर रहा था। खासकर उसके चेहरे पर दिख रही घृणा देखकर मेरे मन में भी एक अजीब सी नापसंदगी पैदा हो गई। रुको, तुमने क्या कहा? 6 साल? आईने में चेहरा मेरा ही था, बिल्कुल वही, लेकिन मेरी यादों से ज्यादा परिपक्व, और उस पर एक गहरी उदासी की छाप थी। क्या सच में लिक्सु जो कह रही थी वह सही हो सकता है? क्या सच में 6 साल बीत चुके हैं और मैं सच में शादीशुदा हूं? क्योंकि मेरी यादें तो 18 साल की उम्र पर ही रुक जाती हैं, यानी जब मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। उस समय मैं चुपके से एक सीनियर स्टूडेंट को पसंद करता था। शायद उसका नाम सोमू यान था। वह यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर थी, लेकिन उम्र में मुझसे 2 साल छोटी थी। और अब मैं उसी से शादी कर चुका हूं। लिक्सु के कहने के अनुसार मैंने 22 साल की उम्र में सोमुयान से शादी की थी। एक ऐसी जल्दी में हुई शादी जिसमें किसी तरह की भावनात्मक नींव ही नहीं थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि सोम युयान का दिल मेरा नहीं है, बल्कि वह जेंग चोट नाम के आदमी के बहुत करीब है। और मैं, जिसे उसका प्यार नहीं मिला, सोमुयन का ध्यान खींचने के लिए तरह तरह के अजीब तरीके अपनाने लगा। लेकिन इससे मुझे सिर्फ सोमुयन की बढ़ती हुई नफरत ही मिली। आखिरकार मैं इस हद तक गिर गया कि सोमुयन को झेंगचोत से दूर रखने के लिए खुदकुशी की धमकी देने लगा। अगर तुम झेंगचोत से दूर नहीं रही तो मैं यहीं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। तो जाओ, जल्दी मर जाओ, मुझे छुट्टी मिल जाएगी। प्यार में मरने की धमकी देना मेरे स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय का मैं तो ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था जो प्यार में अंधे हो जाते हैं। जब तक मैं यह सब समझ पाता, तब तक मैं हमारे अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कुछ सीरियस नहीं है, इसलिए लिक्सु मुझे सीधे यहां ले आई। गुचन, प्रेसिडेंट सू बहुत बिजी हैं। उन्हें अपने छोटे छोटे ड्रामों से परेशान करना बंद कीजिए, ठीक है? इस विशाल विला को देखकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा गायब हो गया। मैं इस बेहिसाब लग्जरी को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया था। सिर्फ ड्रेसिंग रूम ही मेरे पुराने अपार्टमेंट से कई गुना बड़ा था। भले ही मुझे पता था कि मेरी सोमुयान से शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए यह पहली बार था जब मैं उसके चेहरे को इतने करीब से देख रहा था। मानना पड़ेगा, वह यूं ही मेरी जवानी की देवी नहीं थी। उसका चेहरा देखते ही मेरा मूड अपने आप बेहतर हो गया। गुचन, अब क्या कर रहे हो? अरे, जब से तुम घर आई हो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। आमतौर पर तो जैसे ही मैं दरवाजा पार करता हूं तुम बोलना शुरू कर देते हो। क्या आज नई चाल चल रहे हो? मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या मैं सोमुयान से शादी के बाद इतना चिपकू बन गया था? मैं अभी काम से बहुत थकी हुई हूं। मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए समय नहीं है। गुचन, जंगछूट के खिलाफ कुछ करने की कोशिश मत करना। चाहे तुम खुदकुशी की धमकी दो, इससे कुछ नहीं बदलेगा। लिक्सु ने जो हमारी कहानी बताई थी वह काफी साफ थी। सीधी बात यह थी कि मैं सोम युयान से प्यार करता हूं और सोम युयान जेंग चोत से प्यार करती है। और मैं इस प्रेम कहानी का मजाक बनकर सिर्फ जेंग चोत से झगड़ा करता रहता था, जिससे सोमुयान की नाराजगी और बढ़ती जाती थी। ये खुदकुशी की कोशिश भी इसलिए थी क्योंकि मैं जेंग चोत को मिलने वाले उसके ध्यान से जलता था। इसलिए मैंने चुपके से उसकी कंपनी पर हमला किया और उनके कलाकारों की रेप्यूटेशन खराब कर दी। इस समय मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। आखिर मैंने पिछले कुछ सालों की यादें खो दी थीं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना बदल कैसे गया। 18 साल की उम्र में मैं उन लोगों को सबसे ज्यादा नीचा समझता था जो प्यार में अंधे हो जाते हैं, और अब मैं एक औरत के लिए मरने तक को तैयार हो गया था। तुम क्या कर रहे हो? सोमयुंत, मुझे मत छुओ। शांत रहो, मेरे साथ नखरे मत करो। उसका मुझसे ऐसे बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहां तक कि उसका वही चेहरा जिसके लिए मैं सालों से दीवाना था, अब अपना आकर्षण खोने लगा था। सोमयंत, मैं तुम्हारा पति हूं, सही,
लेकिन अस्पताल से लौटने के बाद तुमने मेरे लिए एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा। उल्टा मुझ पर गुस्से से आरोप लगा रही हो। किस हक से? क्योंकि तुमने खुद ही यह सब किया है। उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन उसने ठीक मेरे घाव पर पकड़ लिया। दर्द से मेरा चेहरा बिगड़ गया, फिर भी मैंने खुद को चिल्लाने से रोक लिया। इस बार जाने देता हूं, लेकिन आगे कभी भी खुदकुशी की धमकी देकर मुझे डराने की कोशिश मत करना। अगली सुबह जब मैं उठा तो सोमन न्यूएंट मेरे पास नहीं थी। मैंने जो पहले कपड़े मिले पहन लिए और नीचे चला गया। नीचे पहुंचते ही मैंने उसे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते देखा। गुड मॉर्निंग मिस्टर गू, आप जाग गए? आइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। यह सिर्फ ब्रेकफास्ट था, लेकिन उसकी शान देखकर कोई भी दंग रह जाए। आखिर कौन आदमी सुबह उठते ही ऐसा खाना खाता है? यहां तक कि ड्यूरियन भी था। ये यंग मास्टर जैन ने खास तौर पर भिजवाया है। ये उनका फेवरेट फ्रूट है। इसे एयरप्लेन से मंगाया गया है। छोड़ो, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। गुटेंग, बस भी करो। क्या हुआ? क्या मुझे डूरियन न खाने से तुम्हें समस्या है? तुम सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि ये जंगचूत ने भेजा है ना? तुम ये जलन वाला चेहरा कब छोड़ोगे? मैं जंगचूत से जलता हूं? सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि 27 साल का मेरा रूप सोमन न्यूयांत के सामने कैसा था। लेकिन चाहे जो हो, हम पति पत्नी हैं। और उसे तो यह तक नहीं पता कि मुझे ड्यूरियन से एलर्जी है। मैडम, यंग मास्टर जीन आ गए हैं। यान, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं? बस एक नज़र डालते ही मुझे समझ आ गया कि वह जेंग जुओत था। मैं सोमुयान का पति हूं मिस्टर गू, लेकिन घर का नौकर मुझे सिर्फ मिस्टर गू कहकर बुलाता है, जबकि उसे यंग मास्टर जान कहकर बुलाता है। यंग मास्टर जान, आप आ गए। इसमें कोई हैरानी नहीं कि 27 साल वाला मेरा रूप जंगचोट से इतना चिढ़ता था। मैं और सोमुयान एक बिल्कुल सही पति पत्नी है, लेकिन फिर भी मैं उस साफ दिखने वाली पसंद का मुकाबला कभी नहीं कर पाया जो वह दूसरे आदमी के लिए दिखाती है। मिस्टर गू, मैंने सुना है कि आपने कल अपनी नस काट ली थी। अब आप ठीक हैं? हुम्फ, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। यान, अगर मैं चला जाऊं तो शायद बेहतर होगा। लगता है मिस्टर गू मुझे देखकर खुश नहीं है। मुझे नहीं पता कि 27 साल वाला मैं उनके सामने कैसा बर्ताव करता था, लेकिन आज का 18 साल वाला मैं सोमुयान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए मुझे अपनी नाराजगी दबाने या चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता था और फिर भी यहां आ गए। सच में तुम बहुत परेशान करने वाले हो। गुटेंग, बस करो, तमाशा मत करो। वह तुरंत जांग झूठ का बचाव करने लगी। उसे देखकर मेरे मन में जो छवि थी वह फिर टूट गई। शुरू में जब मुझे पता चला कि मैं उस लड़की से शादी कर चुका हूं जिसे मैं कभी देवी की तरह पसंद करता था, तो थोड़ा उत्साहित हुआ था। लेकिन अब यह सब देखकर लग रहा था कि सोमुयन इतनी खास भी नहीं है। युयन, मैं खास तुम्हें अपनी सेलिब्रेशन पार्टी में बुलाने आया हूं। गुडशेंग, उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। सच कहूं तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जेंग चुओत की आंखों में छिपी हुई तिरस्कार और चुनौती देखकर अचानक मेरे अंदर बेवकूफी भरा मन हुआ कि मैं हाँ कह दूं। ठीक है, आखिर मैं युयान का पति हूं, मुझे उसके साथ जाना ही चाहिए। उन्हें देखते ही समझ आ गया कि 27 साल वाला मैं आखिर क्यों टूट गया होगा। हर दिन लोगों की फुसफुसाहटें सुनते रहना किसी को भी पागल कर सकता है। उस समय मैं सच में सोमुयन से बहुत प्यार करता रहा होऊंगा, तभी तो उस रोज रोज के अपमान में उसने जीने से ही हार मान ली होगी। देखो उसे, कोने में अकेला खड़ा है, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है। जब तक वह यान के साथ रह सके, वह तो घुटनों के बल भी बैठ जाएगा। मैं मरा नहीं हूं, फिर मैं उसके सामने क्यों झुकूं? बस करो तुम दोनों। वे लोग खुलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। न केवल सोमुयन ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि वह भी हमें एक साथ डांटने लगी। साफ था कि मैं यहां स्वागत के लायक नहीं था। लगता है मैं यहां स्वागत के लायक नहीं हूं। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। मैंने साफ देखा कि उसने मेरी तरफ पीठ कर ली। क्या जेंग चोत ने सच में उसे इतना गुस्से में ला दिया? उन लोगों की तीखी आवाजें मुझे बेहद परेशान कर रही थीं, इसलिए मैं दिमाग शांत करने के लिए स्विमिंग पूल की तरफ चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जेंग चोत भी वहां आ गया। मिस्टर गू, सच में आप मुझे प्रभावित करते हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहां से धक्का दे दूं? मुझे तो डर यह है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि सब जानते हैं कि युयान मुझे जरूर बचाएगी। बिल्कुल। गुचेन, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? क्या किसी शादी को तोड़कर तीसरा आदमी बनना ही तुम्हें खुश करेगा? वह सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रही क्योंकि उसे तुम पर तरस आता है। मेरे प्यारे पति, आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम शर्त लगाओगे? मैं नहीं लगाऊंगा। तुम जीत गए। सब जानते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता, और खुदकुशी जैसी बेवकूफी मैं दूसरी बार नहीं करूंगा। अचानक किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं पानी में गिर गया। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी था। मैंने पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही मेरी नज़र धुंधली होने लगी, मैंने देखा कि कोई किनारे से कूदा और दूसरी दिशा में तैर गया। वह मेरी पत्नी सोमुयान थी। मैं और जेंग चुओत दोनों एक साथ पानी में गिरे थे, लेकिन वह पूरी तेजी से उसकी तरफ तैर गई। उस पल दिल में तेज दर्द उठा। शायद वह 27 साल वाले मेरे आखिरी बची हुई भावना का दर्द था। थोड़ी देर बाद हम दोनों को पानी से बाहर निकाला गया। फर्क बस इतना था कि जेंग चुओत को सोमुयन ने बचाया था और मुझे एक अनजान लड़की ने। लेकिन सच कहूं तो वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल मेरे पसंद की। गुचन, तुम ठीक हो? सोमुयन मेरी मदद करने आई, लेकिन मैंने उसका हाथ झटके से हटा दिया। वहां अचानक गहरा सन्नाटा छा गया, इतना कि लोगों की सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। सोमुयन जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की को शायद ही कभी किसी ने इस तरह धक्का दिया होगा। सोमुयन, चलो तलाक ले लेते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी जो मैंने किया उसे अपने एक्स हस्बैंड की आखिरी कीमत समझ लो। सोमुयन कुछ देर तक चुप खड़ी रही, फिर अचानक मेरी तरफ बढ़ी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसे हमारा अलग होने का फैसला समझो। उम्मीद है तुम इतनी भी छोटी बात पर अपनी इज्जत नहीं खोओगी। सोमुयन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो। तभी अचानक किसी पतले हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यान, वह अभी अभी डूबने वाला था, उसके साथ इतना सख्त मत बनो। यह वही लड़की थी जिसने मुझे पानी से बचाया था। वह भी पूरी तरह भीगी हुई थी और उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण था। वह और सोमुयान बिल्कुल अलग तरह की महिलाएं थीं। सोमुयान ठंडी और तेज दिमाग वाली, जैसे बर्फ की रानी, जबकि यह लड़की जंगली और बेहद आकर्षक थी। एक पल के लिए मैं पूरी तरह खो गया। YZXAN, वह मेरा पति है। तुम्हें मुझे सलाह देने का क्या हक है? अजीब बात है, अभी तो मैंने उसे कहते सुना कि वह तुमसे तलाक चाहता है, और वैसे भी मैंने अभी तुम्हारे पति की जान बचाई है। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैं तुम्हें सिग्यो प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी दे दूंगी, लेकिन जेन और मेरे बीच के मामले में दखल मत दो। जिग्याओ प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मौका था। यान ने इसे सीधे वाई जान को दे दिया। ये कई अरब की कीमत वाला प्रोजेक्ट था। यहां तक कि जीन परिवार को भी इसमें सिर्फ थोड़ा हिस्सा मिला था, लेकिन यान ने पूरी जिम्मेदारी YZX को दे दी। रिसेप्शन से निकलने के बाद सोम युयान मुझे एक होटल के कमरे में ले गई। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मुझे गर्म पानी से नहाने के लिए कह रही थी। सोम युयान, क्या तुम बाहर जा सकती हो? तुम मेरे पति हो, तुम्हें देखते रहने में भला क्या बुरा है? जब मैं बाथटब में आराम करते करते लगभग उठने ही वाला था, तभी अचानक सोमन्युयान अंदर आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या करने वाली है, इसलिए मैं घबरा कर तुरंत उछल पड़ा। गुचैन, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया था। बस कीजिए मिसेस सू, थोड़ा तो अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। साफ साफ वाय ध्यान ने मुझे बचाया था। सोमन्युयांत को ऐसी बातें कहने का क्या हक है? मैं कभी नहीं भूलूंगा वह पल जब झेंग चुओत और मैं एक साथ पानी में गिरे थे और वह उसकी तरफ भागी थी। भले ही मैंने पिछले 5 सालों की यादें खो दी हों, लेकिन उस पल मेरे दिल में अपने आप दर्द उठा। शायद वह 27 साल वाले मेरे आखिरी जज्बात थे जो लड़ रहे थे। वह जानती थी कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी उसने पहले जेंग चुओ को बचाया। अगर यक्सांतन नहीं होती तो मैं शायद मर ही गया होता। इतनी कम समय में 2 बार मौत के करीब जाना, जिस लड़की के लिए मैं इतने सालों से दिल में लगाव रखता था, अब वह मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं वादा करती हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाक के बाद तुम जिसे चाहो बचाना, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। और जहां तक तलाक की बात है, मैं राजी नहीं हूं। तुम्हारे राजी ना होने से क्या फर्क पड़ता है सोमनुयांत? मैं कह रहा हूं कि यह तलाक होगा, बस होगा। सोमनुयांत थोड़ी परेशान दिख रही थी, लेकिन उसे पता था कि मुझे गुस्सा होने का पूरा हक है, इसलिए उसने मुझसे बहस नहीं की। कमरे में आने के बाद उसने मुझे फिर से कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं हुई। थोड़ा सो जाओ, सुबह इस बारे में बात करेंगे। ठीक है सोमनुयंत, मुझे छोड़ो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ताकत इस्तेमाल करूं। मुझे नहीं पता कि 27 साल वाला मैं कितना दयनीय था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह सोचती है कि वह मुझे मना लेगी। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो कुछ और कर लेते हैं। नहीं, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी? उस पल उसकी आंखों में घबराहट देखकर मुझे एक पल को लगा कि शायद उसे सच में मेरी परवाह है, लेकिन मैंने तुरंत उस भ्रम को दिमाग से निकाल दिया। जो औरत यह तक नहीं सोचती कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, वह मेरी चोटों की परवाह कैसे करेगी? कहां दर्द हो रहा है, जल्दी बताओ। अचानक सोमन लुयन ने मेरे कसकर बंद हाथ को देखकर हैरानी से देखा। उसे हमेशा लगता था कि मैं नाटक कर रहा हूं, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच भी हो सकता है। गुचन, तो ये सब सच था? अब खुश हो? तुम्हें यह सब करने की इजाजत किसने दी?
क्या तुम्हें अब भी मेरी परवाह है? अभी कुछ देर पहले तुम मुझे डूबते हुए देख रही थी और कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चोट जैसा भाव आया। मैंने उसकी काली आंखों की पुतलियां हल्की सिकुड़ती हुई देखी। अभी मत हिलो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद जेंगचुओ डॉक्टर के साथ आ गया। उसने पूछा, गुचेन, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा, उसे कुछ नहीं हुआ, तुम घर जाकर आराम करो, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। चेंगचुओत बोला, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। आखिर मेरी वजह से ही तुम लगभग मिस्टर चिन को डूबने दे रहे थे। हूफ, क्या शानदार अभिनय है। तुम अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते हो। अफसोस, उस समय मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं तो अगर सोमन युयान सुन लेती कि तुमने मुझे अभी क्या कहा तो पता नहीं वह क्या सोचती। गुचेन, चुप रहो। अच्छा, आराम करो। अगर समय मिला तो मैं कल फिर मिलने आऊंगा। चले जाओ। और अगर हो सके तो तलाक के कागज भी साथ ले आना। अगर तुम नहीं बनवाओगे तो मैं वकील से बनवा लूंगा। तुम्हारी दौलत इतनी बड़ी है कि अगर तुम खुद करोगे तो झंझट कम होगा और तुम्हें यह भी नहीं लगेगा कि मुझे तुम्हारी संपत्ति चाहिए। गुचन, मैं तलाक नहीं दूंगी, ये बात दिमाग से निकाल दो। मैंने अपना फोन उठाया और पहले अपनी जन्मतिथि से पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं खुला। फिर मैंने कुछ और नंबर आजमाए जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं, फिर भी नहीं खुला। आखिर में मैंने सोमनु यांत की जन्मतिथि डाली और फोन तुरंत खुल गया। मेरे मुंह से कड़वी हंसी निकल गई और मैंने तुरंत पासवर्ड बदलकर अपनी जन्मतिथि रख दी। अगले दिन मैंने उसका इंतजार नहीं किया और सीधे एक्सेंट को फोन किया। हेलो, मैं गुचन बोल रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक के लिए मिल सकती हो? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं मिस्टर गू? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आखिर कल तुमने मेरी जान बचाई थी। ठीक है, पास वाले कैफे में मिलते हैं। मैं अभी आ रही हूं। ठीक है, मैं भी आता हूं। बुरा नहीं मिस्टर गू, आप अब भी समय के पाबंद हो। मैं खास तौर पर तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। आखिर तुमने मेरी जान बचाई थी। जो चाहो ऑन ऑर्डर कर लो। मुझे लगता है तुम पहले से बहुत अलग हो गए हो। अच्छा, कैसे? मैं नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, और मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा और एक्सेंट का रिश्ता क्या है। कल की स्थिति देखकर तो यही लगता है कि हम ज्यादा करीब नहीं हैं। शायद कल के डर की वजह से। गुचन, तुम्हें क्या हो गया है? हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अगर कुछ है तो मुझसे कह सकते हो। गुचेन, तुम बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। जब से तुम अस्पताल से लौटे हो तुम पूरी तरह बदल गए हो। ये सब सोमन्युयांत की वजह से है। तुम भी देख सकती हो कि मैं बदल गया हूं, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। ये शादी अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है। गुचन, क्या तुम सच में युयान से तलाक लेना चाहते हो? कल जो हुआ उसके बाद क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तलाक के लिए काफी वजह है? पहले तुम उसके लिए पागल थे। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम सच में तलाक की बात करोगे। जब तुम और सोमू यान शादी कर रहे थे तब तुम हर समय उसके साथ ही रहते थे। वह जहां जाती तुम वहीं होते। कोई भी औरत उसके पास आती तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता था, और जेंग चुओत की तो बात ही अलग है। क्या मैं सच में इतना पागल था मिस वाय? इतना भी मत बढ़ा चढ़ाकर कहो, लेकिन हाँ, तुम बहुत ज्यादा अधिकार जताने वाले थे और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भी बहुत कम था। फिर भी भले ही युयान तुम्हें तुच्छ समझती दिखती थी, उसने कभी सच में तुम्हें छोड़ने का फैसला नहीं किया। शादी के बाद तुमने अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, खासकर लड़कियों से। आखिर हम यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। हमने बहुत कुछ साथ झेला था। भले ही मेरा इजहार मोहब्बत सफल नहीं हुआ, लेकिन हमारी दोस्ती तो बची थी। और तुमने अचानक सब रिश्ते तोड़ दिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। उसे मुझे इतने विस्तार से बताते सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने अपनी याददाश्त खो दी है और मुझे मौजूदा हालात की ठीक से समझ नहीं है, लेकिन उसके साथ बात करना शायद सब समझने का सबसे आसान तरीका होगा। मैं नहीं चाहता कि सोमन युयान को पता चले कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, वरना चीजें बहुत जटिल हो जाएंगी। समय तेजी से गुजरता गया। भले ही मैंने ये बात साफ साफ नहीं कही थी, फिर भी वाई जेड एक्स को शायद समझ आ गया था कि मैं किसी परेशानी में हूं। उसने मुझसे ज्यादा सवाल नहीं किए, बस पिछले 2 सालों में मेरी हालत कैसी रही वह सब बताती रही। यह सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि 27 साल की उम्र में मैं किसी से इतना प्यार कर सकता था। तभी किसी ने कहा, अरे ये तो गुचैन है, वह वाईजान के साथ क्या कर रहा है? मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पसंद नहीं कि तुम उसके इतने करीब रहो। मैंने जवाब दिया, हम तलाक लेने वाले हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं ये तुमसे बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। कल तुमने मेरे पति को बचाया था और उसके लिए मैं तुम्हें प्रोजेक्ट 11 दे चुकी हूं। यह तुम्हारा धन्यवाद है, इसलिए तुम्हें उससे अकेले मिलने की जरूरत नहीं। मैंने अपने बगल में रखे सोफे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे यह बात मैंने पहले भी कहीं सुनी थी। अचानक मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। मुझे याद आ गया। मेरे दिमाग में एक साफ तस्वीर उभरी। सोमनुयांत,
मैं बस बाहर थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। उसने उस दिन मुझसे कहा था, क्या यह तुम्हारा मामला है? उस दिन वह काम के लिए बाहर गया था और देर से लौटा था। मैंने पूछा था वह कहाँ था, और उसने मुझे उसी तरह छिड़कर जवाब दिया था, और अब मैं उसके ही शब्द उसी को लौटा रहा था। मैं ज़ेंग चुओत से मिला था, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हमारे परिवार कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए कुछ बिजनेस संबंध होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं उससे अपने संपर्क कम कर रही हूँ। चाहो तो यकीन कर लो। मैंने कहा, बस करो, इतना प्यार दिखाने का नाटक मत करो। अगर तुम्हें कल की घटना के कारण अपराध बोध है और तुम हमारी शादी बचाना चाहती हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सच में पछतावा है तो तलाक के कागज़ पर साइन कर दो, और जब साइन करो तो थोड़ा ज्यादा पैसे देना, वही ज्यादा असली माफी होगी। उस दिन के बाद सोमनुयान और मैं फिर से बुरी तरह अलग हो गए। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि जब वह जेंग चुओत से प्यार करती है और मुझे सहन भी नहीं कर पाती, तब भी वह तलाक क्यों नहीं चाहती। क्या तलाक वही नहीं है जो उसे चाहिए? तभी वाई जेड एक्स ने पूछा, गुचेन, इसका क्या मतलब है? तुम बिना बताए यहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने कहा, हम तलाक लेने वाले हैं, इसलिए एक साथ रहना ठीक नहीं। जल्दी से तलाक के कागज तैयार करो। मैं अभी अपना सामान खोल ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कोई डिलीवरी होगी, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। लेकिन सामने सोमनुयांत खड़ी थी और मुश्किल से अपना गुस्सा रोक रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां रहता हूं? सोमन्युएंट तेज कदमों से अंदर आई, कमरे को देखा और तुरंत गुस्से में फट पड़ी। गुचन, क्या तुम सच में ऐसे छोटे और घटिया घर में रहना पसंद करोगे, सिर्फ इसलिए कि मुझसे झगड़ा जारी रख सको? मैंने शांत होकर कहा, सोमनियंत, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूं? मैं सच में तलाक चाहता हूं। क्या यही तुम नहीं चाहती थी? वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हूं। उसने नरमी से कहा, अच्छा, अब नाराज होना बंद करो, घर चलो। मैं वादा करती हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, बस तलाक का समझौता तैयार करो। उसने कहा, क्या तुम सच में मुझसे इतना नाराज हो? मैंने जवाब दिया, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर उसने चारों तरफ देखा और बोली, क्या तुम सच में ऐसे अंधेरे और गीले घर में अकेले रहोगे? जब से तुम्हारी याददाश्त गई है, तुम मेरे बिना सो भी नहीं पाते। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि सोमन्युयांत और मैं एक ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे से नफरत करता है। फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके व्यवहार से हम दोनों एक पागल जोड़े की तरह हैं जो बस लड़ते रहते हैं? मैंने दृढ़ता से कहा, सोमनुयांत, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तलाक चाहता हूं। मैं ऐसे एक दिन भी और नहीं जी सकता। उसे दरवाजे से बाहर भेजने के बाद मैंने अपना नया घर जमाना शुरू कर दिया। ऑफिस में मैं लगभग सब काम पकड़ चुका था, लेकिन अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना था, इसलिए मुझे खुद को अपडेट करने के लिए बहुत समय देना पड़ रहा था। एक शाम काम से लौटकर मैंने अपना फोन खोला ही था कि जेम्स चुओ की पोस्ट की हुई एक फोटो सामने आ गई। फोटो में वह और सोमन्युयांत साथ थे, और नीचे एक अजीब सा कैप्शन था, अगर हमारी राहें सिर्फ यूं ही नहीं टकराई होती तो क्या तुम्हारे पास खड़ा आदमी मैं नहीं होता? मैं हंस पड़ा। साफ था कि वह इशारा कर रहा था कि सोमन्युएंट और मेरे बीच प्यार नहीं है, और एक दिन वह मुझसे तलाक लेकर उसके पास आ जाएगी। मैंने उस पोस्ट को लाइक किया और नीचे 1.99 लिखकर कमेंट किया, फिर तुरंत उसे डिलीट कर दिया। उसी समय मैंने सोमन्युयांत का नंबर ढूंढा और उसे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? मैंने कहा, माफ करना, मुझे तुम्हें सीधे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गया था कि अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है। क्या तुम तलाक के कागज साइन कराने आई हो? अच्छा ही है, मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी होगी ताकि यह सब जल्दी खत्म हो सके। उसने तुरंत कहा, गुचन, अभी के अभी मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में वापस जोड़ो। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं। वह बोली, चलिए, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे वापस जोड़ लो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर ही याद नहीं। वह चौंक गई, तुम्हें मेरा नंबर याद नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम्हें यह नंबर जुबानी याद रहता था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर बोला, तो क्या हुआ अगर भूल गया? हम तलाक लेने वाले हैं, क्या मुझे तुम्हारा नंबर हमेशा याद रखना चाहिए? वह मुझे घूरते हुए बोली, गुचन, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम उस सुइसाइड वाली घटना के बाद अस्पताल से जागे हो, तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैंने शांत होकर कहा, यह तो सामान्य है, इतनी बड़ी घटना के बाद इंसान बदल ही जाता है। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं पहले की तरह तुम्हारे पीछे पीछे छोटे कुत्ते की तरह घूमता रहूंगा? सोमनुयान ने मुझे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में हल्की धमकी की चमक दिखाई दी। उसने मेरी बातों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए अचानक मेरा फोन छीन लिया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड गलत निकला। उसने हैरानी से पूछा, तुमने पासवर्ड बदल दिया? मैंने कहा, हाँ तो?
उसने कहा, पहले तुम्हारा पासवर्ड मेरा जन्मदिन था। मैंने कहा, सोम्युयान, मेरा फोन वापस दो, मुझे काम पर जाना है। वह बोली, आज छुट्टी ले लो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी कंपनी खरीद सकती हूँ। यान ने कई और पासवर्ड डालने की कोशिश की, हमारी शादी की तारीख, लेकिन वह भी गलत निकला। उसने होंठ भींचे और फिर मेरे जन्मदिन को पासवर्ड की तरह डालने की कोशिश की। इस बार पासवर्ड सही था। सोमुयन ने मुझे एक गहरी नजर से देखा, कुछ नहीं कहा और तुरंत पासवर्ड बदलकर हमारी शादी की सालगिरह की तारीख रख दी। मैंने झट से फोन उसके हाथ से छीन लिया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुल ही नहीं रहा था। सोमुयान, किस हक से तुमने मेरा पासवर्ड बदल दिया? उसने शांत स्वर में कहा, पासवर्ड हमारी शादी की सालगिरह की तारीख है, अगर चाहो तो बदल लेना। यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। शादी की सालगिरह? मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। उसके बारे में मेरी सारी यादें बस कई साल पहले के एक सीक्रेट क्रश तक ही सीमित हैं। अब जब मुझे उसका असली और नफरत भरा स्वभाव दिख चुका है, तो उसका खूबसूरत चेहरा, उसका आकर्षक शरीर और उसकी अपार दौलत भी मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। मैं क्यों ऐसे बेकार के विवरण याद रखने की कोशिश करूंगा? उसने अचानक पूछा, तुम्हारी याददाश्त तो चली गई है ना? तुम बस भूल गए हो। ऐसा नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब तुम तलाक नहीं चाहोगे। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर घिन और डर दोनों पैदा हो गए। अगर मेरी याददाश्त सच में वापस आ गई तो क्या मैं फिर से वही दयनीय 27 साल वाला गुचैन बन जाऊंगा? वह रूप बहुत ही बेकार और कमजोर था, इसलिए बेहतर है कि मुझे कभी कुछ याद ही ना आए। तभी उसने पूछा, गुचैन, तुम कब से यहां हो? रुको, तुम्हें मेरे कमरे की चाबी कैसे मिली? मैंने शांत होकर कहा, मैंने मकान मालिक से संपर्क किया और यह अपार्टमेंट खरीद लिया। अब चाबी मुझे दो, मैं कल यहां शिफ्ट हो जाऊंगा। उसने जवाब दिया, तुमने चाहे जो भी भूल गया हो, मैंने कुछ नहीं भुलाया। मैंने तुरंत कहा, किसने कहा कि मैंने सब भूल गया? मैं तलाक इसलिए चाहता हूं क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे कितनी बार यह बात दोहरानी पड़ेगी? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोमुयन ने पीछे से मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, ऐसी बातें मत कहो। तुमने अपनी याददाश्त खो दी है, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब हम हिसाब करेंगे। मैंने झुंझलाकर कहा, सोमुयान, क्या तुम अब रुक सकती हो? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तुम मेरे साथ इतनी बुरी हो, फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर तुमने याददाश्त खो दी है? तुम पहले भी हमेशा मुझसे दूर जाना चाहते थे, हम बस हर समय झगड़ते रहते थे। फिर उसने समझाते हुए कहा, गुचन, मैंने तुम्हें पहले भी सब बताया है। उस दिन जो हुआ वह जानबूझकर नहीं था। चांगचोट और मेरे बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सन परिवार और जैन परिवार कई सालों से दोस्त हैं। जब हम छोटे थे तब हमारे परिवारों ने हमारी सगाई तय कर दी थी, लेकिन मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। हमारी शादी के बाद मेरे दादा को उसके परिवार के प्रति कर्ज महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसकी थोड़ी मदद करूं। इसके अलावा हमारा कोई और रिश्ता नहीं है। मैं हंस पड़ा। क्या कोई इस कहानी पर यकीन करेगा? तुम्हारे लिए उसकी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, तुम अभी भी उसी बात से नाराज हो? उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। मुझे तुरंत सब समझा देना चाहिए था। मुझे उसकी कोई सफाई सुनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन सोमुयन ने मुझे जाने नहीं दिया और बोलती रही, उस दिन मैंने सुना कि कोई पानी में गिर गया है। मेरा पहला ख्याल यही था कि तुम ठीक हो या नहीं। सबने कहा कि वह जेंगचोत है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए कूद गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम भी पानी में गिर गए थे। कुछ ही वाक्यों में उसने पूरी जिम्मेदारी खुद से हटा दी। जब उसने देखा कि मैं उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा, तो वह काफी देर तक चुप रही। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी बात पर मैं क्यों विश्वास करूं? सबने देखा कि तुम बिना एक पल सोचे सीधे उसकी तरफ भागी थी। तुम उसे बचाने गई थी, मुझसे उसका कोई संबंध नहीं था। जब वाइशॉन ने मुझे पानी से बाहर निकाला तब भी तुम मेरे साथ बेहद ठंडी थी। सोमुयन, क्या मैं इतना बेवकूफ दिखता हूं? अगर सच में तुम मेरे भले के बारे में सोचती हो तो मुझे जाने दो। उसने दृढ़ता से कहा, मैं सब कुछ स्वीकार कर सकती हूं, लेकिन तलाक नहीं। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब हम तलाक की बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया। यह बेकार है सोमुयान। अगर किस्मत ने मुझे यह सब भुला दिया है तो शायद मुझे इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं। सच कहूं तो मैं याद करना ही नहीं चाहता। मैं फिर से वह 27 साल वाला इंसान नहीं बनना चाहता। सोमयान के पास कोई जवाब नहीं बचा था, इसलिए फिलहाल उसने मुझे शांत करने की कोशिश की। कुछ दिन बाद जब मेरी जिंदगी थोड़ी सामान्य होने लगी, तभी जेम्स च्यूओ मुझसे मिलने आया। उसने कहा, डू शेंग, हमें बात करनी है। मैं तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसे कंपनी के पास वाले कैफे में ले गया।
जेम्स च्यू बहुत थका हुआ और दुखी लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने सीधे कहा, तुम्हें खुद पर बड़ा गर्व होना चाहिए। युयान ने हमारे परिवार के साथ साझेदारी अचानक खत्म कर दी है। अब पूरे बिजनेस जगत में सब जानते हैं कि हमारे परिवार का सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इससे मेरा क्या लेना देना? उसने गुस्से से कहा, यन ने कहा है कि वह अब मेरी मदद नहीं करेगी। तुमने उससे कुछ कहा है ना? मैंने निराश होकर कहा, मैंने सोचा था तुम सच में माफी मांगने आए हो, लेकिन तुम तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो। अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी पीछे से जेम्स च्यू चिल्लाया, तुम जैसे गांव से आए आदमी को क्या हक है कि तुम उससे शादी करो? आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे लगा जैसे मैंने ये बात पहले भी सुनी है। ये मेरी शादी के कुछ ही समय बाद की बात थी। उसके सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। उस समय जेंग चौथ मेरे साथ ऊपर से दोस्ताना और समझदार बनने की कोशिश करता था। वह मुझे कई तरह की सलाह देता था, लेकिन उसकी वही सलाहें मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर देती थीं। धीरे धीरे मैं आत्मविश्वास खोने लगा, डरपोक और शक करने वाला बन गया। ये सारे दृश्य मेरे दिमाग में एक एक करके लौटने लगे। मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी खोई हुई यादें हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, गुचेन, अगर तुम चाहो तो माफी मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें युयान को सच बताना होगा। मैंने उसकी बात काट दी। तुम और सोमुयान के बीच जो भी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस उसे साफ बता देना कि मैं तुम दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। तभी पीछे से आवाज आई, कैसी अजीब बात है, हम हमेशा ऐसी ही परिस्थितियों में क्यों मिलते हैं? यान, तुम्हें नहीं लगता? सोमुयान वहां आ चुकी थी। उसने सख्त स्वर में कहा, ये मेरे पति हैं, कृपया इनसे दूर रहो। जेम्स च्यूओ बोला, मैंने कुछ नहीं किया। देखो तुम कितनी घबराई हुई हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हमेशा गुच्चेन को ही क्यों दोष देती हो। उसने तुरंत कहा, नहीं, वही मुझसे उलझता है। चंगचियो का चेहरा अचानक ठंडा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने सोमुयान को देखा उसका भाव थोड़ा नरम हो गया। वह बोला, युयान, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं कि हम बचपन के प्रेमी थे। पहले जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। क्या तुम थोड़ी नरमी नहीं दिखा सकती? सोमुयन ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, मैं पहले ही वह सब कर चुकी हूं जो मुझे करना था। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं देती। अगर मैंने पहले तुम्हें खास ध्यान दिया था तो वह सिर्फ तुम्हारे दादा के सम्मान की वजह से था। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा और ज्यादा मांगते रहो। जेम्स च्यूओ ने गुस्से में कहा, मैं लालची हूं? लेकिन वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस अपने मुट्ठियां भींच सकता था, मुझे नफरत से घूर सकता था और फिर मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद ही मुझे समझ आया कि आज वह इतना बेचैन क्यों था। असल वजह सोयान थी। उसने पूल वाली घटना सबके सामने बता दी थी, जिससे जेंग च्यूओ पूरे हमारे सर्कल में मजाक बन गया था। ये सोचते ही वे टूटी फूटी यादें फिर से मेरी आंखों के सामने उभरने लगीं और मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। तुम ठीक नहीं लग रहे, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बस अपने प्यारे जेंगचुओत का ध्यान रखो। जब तक वह मुझे परेशान करने नहीं आता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बातें तुम्हारे काम की नहीं। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं उसे दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगी। मैं वही गलती फिर नहीं करूंगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम चाहे गलती न दोहराने का फैसला कर लो, लेकिन हर गलती माफ नहीं होती। तभी वाई जियान बोली, मैंने तुम्हें पहले ही वेस्ट स्पर्ब वाला प्रोजेक्ट दे दिया है, ज्यादा मत मांगो। आखिर उसकी जान मैंने बचाई थी। उसे बचाने वाली मैं ही थी। उसे बचपन से तैरना नहीं आता। अगर उस दिन मैं बीच में नहीं आती तो आज तुम्हारा पति जिंदा नहीं होता। क्या तुम उसी औरत से ऐसे बात करती हो जिसने उसकी जान बचाई? यह सुनते ही सोमन न्यूयांत की आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं और उनमें एक खतरनाक चमक उभर आई। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसे तैरना नहीं आता? वाईजान बोली, वैसे भी तुम दोनों तलाक लेने वाले हो, इसलिए अब मुझे छिपाने की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि गुचैन और मैं बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उससे अपने दिल की बात भी कही थी, लेकिन बाद में वह तुमसे प्यार करने लगा। गुचैन, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है तो मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दे सकती हूँ। यह सुनते ही सोमन युयांत तुरंत उसकी तरफ झपटी और दोनों औरतें आपस में बुरी तरह लड़ने लगीं। मैंने सोमन युयांत को पहले कभी इतना भावुक या गुस्से में नहीं देखा था। वह आमतौर पर बहुत ठंडी रहती थी। मैंने औरतों को लड़ते हुए भी कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं मुड़कर सीधे कंपनी वापस चला गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोमन युयांत मुझसे भी तेज होगी। जब मैं ऑफिस बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो सन यूयन पहले से ही वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं।
उसने कहा, चिंता मत करो, मुझे सच में चोट नहीं लगी। मैंने तुरंत कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं? गलतफहमी मत पालो। उसने कहा, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने झुंझलाकर कहा, मैंने कहा था कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूं। इस बात में कौन सा शब्द तुम्हें समझ नहीं आता? उसने शांत होकर कहा, अभी तुम्हें याददाश्त नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए अपने असली जज्बात भूल गए हो। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, और मैं अपनी याददाश्त वापस क्यों पाना चाहूंगा? सिर्फ इसलिए कि तुम कहती हो कि तुम्हारा और जंगचोट का कुछ नहीं था, या इसलिए कि अगर मुझे सब याद आ गया तो मैं फिर पहले जैसा बेबस और कमजोर बन जाऊंगा? उसने धीरे से कहा, मैं ऐसा नहीं सोचती। उसे देखकर अचानक मुझे एक अजीब सी बेबसी महसूस हुई। मैंने कहा, सोमयुयान, शादी के बारे में मेरी हमेशा एक कल्पना थी। मैं सोचता था कि मैं किसी दयालु और अच्छी औरत से शादी करूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी ऐसी होगी। और मान लो कि सच में तुम्हारा और जेंगचो का कुछ नहीं है, तब भी तुमने एक पत्नी के तौर पर अपने फर्ज कभी पूरे नहीं किए। इसलिए इस शादी को जारी रखने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। चलो तलाक लेते हैं। मैंने जो कुछ भी दिल में था एक ही सांस में कह दिया, और वह सब दिल से निकला था। उस पल मुझे लगा जैसे सोमुयान की आंखों में कुछ टूट गया हो। मैं बिना उसकी तरफ देखे मुड़ गया। उस दिन के बाद मैंने सोमुयान के बारे में कोई खबर सुनने से इनकार कर दिया। इस दुनिया में लोग हमेशा ताकतवर की चापलूसी करते हैं और कमजोर को दबाते हैं। जब उन्हें हमारी हालत का पता चला तो वे मुझसे तरह तरह की बातें निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग मेरा पक्ष लेने का नाटक करने लगे, लेकिन मैंने सबको अनदेखा किया और अपने काम में लग गया, उस दिन का इंतजार करते हुए जब सोमुयान आखिरकार तलाक के लिए मान जाएगी। शाम को काम खत्म होने का समय हुआ तो मैं थोड़ा खिंचकर उठा। मैंने सोचा कि वाई जियान को डिनर पर बुलाकर उसका ठीक से धन्यवाद करूं, लेकिन जैसे ही मैं कंपनी के बड़े गेट से बाहर निकलने वाला था, मैंने बाहर एक काली लग्जरी कार खड़ी देखी। आसपास मेरे सहकर्मी धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे और मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने मन ही मन गाली दी और बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ गया। सन यूयन तुरंत मेरे पास आ गई। गुचेंग, तुम आ गए? मैंने कहा, क्या तुम तलाक के कागज लेकर आई हो? उसने सवाल का जवाब नहीं दिया और जेब से कार की चाबी निकाल ली। देखो, तुम्हें पसंद है? ये नया हमर मॉडल है। मैंने तुरंत कहा, मुझे पसंद नहीं। मैंने ऐसा कहा जरूर, लेकिन सच ये था कि चाबी देखते ही अंदर कहीं हल्की सी प्रतिक्रिया हुई। सोमुयान ने मुझे जबरदस्ती कार में बैठाया और रात होने तक ड्राइव करती रही। जब मुझे ठीक से होश आया तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसने कहा, मेरे साथ डिनर करो। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं तो क्या तुम तलाक मान लोगी? सोमुयान काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगे तो मैं तलाक नहीं दूंगी। मैंने कहा, यह तुमने खुद कहा है। डिनर बहुत शानदार था, जैसे हर चीज बहुत ध्यान से तैयार की गई हो। वहां रेड वाइन थी, मोमबत्तियां थीं और तरह तरह के ताजे फूलों की सजावट थी। खाने की सजावट भी बहुत रोमांटिक थी। मैं बिना किसी भावना के जल्दी जल्दी खाना खाता रहा। मैं खत्म कर चुका हूं, अब जा रहा हूं। सोमुयान ने धीरे से पूछा, गुचैन, क्या तुम्हें याद नहीं आज कौन सा दिन है? मैंने कहा, कौन सा दिन? उसने कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे इसका बिल्कुल भी याद नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि हम पहले इसे कैसे मनाते थे। मैंने कहा, अच्छा है, इसे हमारा आखिरी डिनर समझ लेते हैं। मैं समझ सकता था कि वह चीजों को ठीक करना चाहती है, लेकिन सच में मुझे नहीं लगता था कि इस शादी में बचाने जैसा कुछ है। माफी जैसा कुछ बुदबुदाकर मैं बाथरूम की तरफ चला गया। आईने में खुद को देखते हुए मैंने खुद से कहा कि अब पीछे नहीं हटना। जब मैं शांत होकर वापस लौटने वाला था, तभी मैंने सोन युयान को अपनी तरफ आते देखा। उसने कहा, चाहे जो हो, प्लीज मुझे याद करने की कोशिश करो। मैंने झुंझलाकर कहा, सोमुयान, मुझे छोड़ो। वह सिर्फ इसलिए इतनी जिद कर रही थी क्योंकि मुझे एमनेशिया है। उसे लगता है कि अगर मुझे सब याद आ गया तो मैं तलाक नहीं ले पाऊंगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, यह बेकार है। मैं खुद को जानता हूं। चाहे अभी मेरी याददाश्त गई हो और इसलिए मैं तुमसे प्यार न करता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मुझे सब याद भी आ गया तो भी मैं तलाक ही लूंगा। उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम बस भूल गए हो, बस इतना ही। गुचेन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मुझे मत छू। तभी सिर के पीछे उठे दर्द ने मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक तस्वीरें दौड़ा दी। शादी का वह चुंबन, जानचू का बढ़ाया हुआ गिलास, मेरे ससुर के हाथ से जमीन पर टूटता चाय का कप और उनके वे तिरस्कार भरे चेहरे। ये टुकड़े पहले धुंधले थे, फिर तेज होते गए, साफ होते गए और अचानक पूरी यादों में बदल गए। हाँ, अब मुझे सब याद आ गया। हमारी पहली बार, हम कैसे साथ आए,
हमारी शादी कैसे हुई और जान चोट की वजह से हम कैसे टूटते चले गए। मुझे यह भी याद आ गया कि कैसे उन्होंने मेरा मजाक बनाया था, कैसे मुझे अपने ही ससुराल वालों के सामने अपमान सहना पड़ा था। वह सारी पीड़ा एक ही पल में वापस लौट आई। उन सबको याद करते ही मेरा दिल इतना दुखा कि जैसे सुन्न पड़ गया हो। अब समझ आया कि मैं सब क्यों भूलना चाहता था, क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो यही वजह थी, ये यादें इतनी दर्दनाक थीं। क्या हुआ गुचेन? मैंने उसे घूरते हुए कहा। सोमुयंत, तुम मुझे गिन दिलाती हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी छाती पकड़ी और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। वही डॉक्टर था जो पिछली बार था। वह मेरी पुतलियां देख रहा था। सोमुयन बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसके हाथ कसकर जकड़े हुए थे। मुझे जागते ही उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, यह जाग गया है। डॉक्टर ने पूछा। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने कहा, कोई गंभीर बात नहीं, ये बस एक भावनात्मक झटके का असर है। इसके दिमाग में छोटा सा हेमेटोमा था, लेकिन उस झटके से वह भी खत्म हो गया। अब सब ठीक है, बस आराम कीजिए। सोमुयन ने घबराकर पूछा, तुम्हें चोट कब लगी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने ठंडे स्वर में कहा। इसका कोई मतलब नहीं सोमनुयंत, चलो तलाक लेते हैं। उसने कहा। मैंने कहा था, अभी तुम्हें कुछ याद नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। मैंने बीच में ही कहा, मुझे सब याद आ गया है, सब कुछ, और फिर भी मैं तलाक चाहता हूं। यह सुनकर सोमन्युयांत की आंखें कांपने लगीं, जैसे उसे यकीन ही न हो। मैंने उसे कभी इतना दुखी नहीं देखा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा फैसला सही है। मैंने धीरे से कहा, मैं बहुत थक चुका हूं, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए यातना है। सोमनुयांत, चलो तलाक लेते हैं। तलाक शब्द मैं उससे अनगिनत बार कह चुका था। हर बार वह जोरदार प्रतिक्रिया देती थी, लेकिन कभी भी वह इतनी टूटती हुई नहीं लगी थी। मैंने धीरे से कहा, सोमनियंत, हम शांति से अलग हो जाएं। अस्पताल से निकलने के बाद लंबे समय तक मैं उससे नहीं मिला। मैं उससे साफ साफ कह चुका था, शायद वह समझ गई होगी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से शांत होने लगी और काम भी सामान्य हो गया। लेकिन एक चीज मुझे परेशान करती रही। जैसे ही वो इज्यान को पता चला कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, वह मुझसे बार बार मिलने लगी। उसने कहा, तो सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी? मुझे थोड़ा शक था, लेकिन लगा नहीं था कि यह सच होगा। जब तुम तलाक ले लोगे, क्या तुम मेरे साथ कोशिश करना चाहोगे? मैंने हंसकर कहा, अरे रुको, अभी मेरा तलाक हुआ ही नहीं है, कागज भी नहीं बने हैं। तुम तो पहले ही मुझे छीनने आ गई। सच ये था कि मैं सोमनुयांत के लिए ऐसा नहीं कह रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं इतनी जल्दी किसी और रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता था। और सच तो यह भी था कि भले ही वाई ज़ियान कभी मेरी प्रेमिका नहीं रही, लेकिन वह सोमन्युयांत और मेरे बीच तब आ गई थी जब हमारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं उसका शुक्रगुजार था कि उसने उस दिन मेरी जान बचाई थी, लेकिन बस उतना ही। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस अपनी किस्मत आजमा रही थी। गुचिन, मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें भूल चुकी हूं, बस तुम्हें इतना दुखी देखकर मुझे थोड़ा दुख होता था। मैंने कहा, धन्यवाद। मैंने उसे गले लगाया और उसी समय दूर से सोमूयान को हमारी तरफ आते देखा। मेरे भीतर चिढ़ उठी। मैं जाने ही वाला था कि अचानक सोमूयान बगल में झुककर उल्टी जैसा महसूस करने लगी। वाइजयान बोली, क्या हमें साथ देखकर तुम्हें इतनी घिनाई की उल्टी आ गई? सोमूयान ने सिर हिलाया। नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वाइजयान अचानक बोली, रुको, कहीं तुम। मेरे दिमाग में झटका लगा। क्या वह गर्भवती है? मेरे सिर में दर्द तेज हो गया। मैंने कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और तुमने भी कहा था कि तुम्हें नहीं चाहिए। अगर सच में वह गर्भवती हुई तो भी वह बच्चे को नहीं रखेगी, शायद। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तलाक के अलावा मैं तुम्हें कहीं नहीं देखना चाहता। कार, विला, शेयर, मेरे पास जो भी है सब तुम्हें दे दूंगा। सोमुयन ने जिद से कहा, तुम चाहे जितना चिल्लाओ या ड्रामा करो, मैं तलाक नहीं दूंगी। मैं सड़क पर तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार में बैठा दिया। मैंने कहा, सोम्युयंत, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बस एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। आज हम यहां पहुंचे हैं तो इसमें हम दोनों की गलती है। सच कहूं तो मुझ में कोई खास बात नहीं है। मुझे खुद भी मैं पसंद नहीं हूं। उसने तुरंत कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, मैं नाराज रहती हूं, लेकिन मैंने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा। मैं सोचती थी कि चाहे हम कितना भी झगड़ें, हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, लेकिन अब मैं वह जिंदगी नहीं चाहता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, जान छुओ तो बस वह चिंगारी था जिसने हमारे बीच की आग को भड़का दिया। सच ये है कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और तुम मेरे लिए बिना शर्त कोई समझौता नहीं कर सकती। सोमुयान, जिद मत करो। बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर मैंने उसे दूर जाते देखा और लंबी सांस ली।
आज मेरी छुट्टी है। मैं अभी अभी अस्पताल से दिमाग का स्कैन करवा कर लौट रहा था। रिपोर्ट हाथ में लेकर घर जा रहा था कि अचानक सड़क पर मुझे एक आदमी दिखा जिसे देखे बहुत समय हो गया था। उसने पूछा, गुचेन, तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें उससे क्या? मैं सतर्क हो गया था क्योंकि आज जानशुआ बिल्कुल पागल जैसा लग रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है एक्सू को लगता है कि वह तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है? मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या हक है यह सब कहने का? मैं और यूयान बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। तुम तो बाद में आए, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। किस हक से? किस हक से? मैंने एक कदम पीछे लिया। मैं उससे बेकार की बहस नहीं करना चाहता था। उसने चीख कर कहा, तुम सोचते हो सोमनुयान सब संभाल लेगी? मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम जानते हो उसने जीन परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और मुझे पूरे समाज में हंसी का पात्र बना दिया है। ये सब तुमने उसे बताया, है ना? तुमने कहा कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, कि वही कांच वाला कमरा मैंने चुना था ताकि तुम्हें वहां फंसा सकूं। ये सब तुमने किया और अब डरते हो कि सच सामने आ जाएगा। मुझे पहले से पता था कि यह तुम ही थे। सोमन युयान, बस करो। तभी मैंने एक बेबस चीख सुनी। उम्मीद की हुई दर्द कभी आया ही नहीं। जब मैंने आंखें दोबारा खोलीं तो देखा कि सोमयुंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके पेट से बहुत खून बह रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ये पक्का कर लेने के बाद कि मैं ठीक हूं तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने घबरा कर कहा, सोम युयान, अब और मत बोलो। मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं देता। सुन रही हो? अगर इस बार मेरी किस्मत खराब हुई तो तुम विधवा बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम हम हमेशा पति पत्नी ही रहेंगे। मैंने तुरंत कहा, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। तभी डॉक्टर ने कहा, कृपया बाहर इंतजार कीजिए। मैं घबराहट में चिल्लाया, यूनिंग? शायद पहली बार मैं इतना घबरा गया था। मुझे सच में डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। जिन भावनाओं को मैं समझता था कि बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं, वे अचानक वापस उमड़ आईं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं कभी खत्म ही नहीं हुई थीं, बस दबा दी गई थीं। मैं फिर से चोट नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसे भूलने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती लगातार जलती रही और मैं बाहर कुर्सी पर बैठकर इंतजार करता रहा। उस समय मेरे आसपास की कोई भी चीज मायने नहीं रखती थी। तभी अचानक सोमयुंत की माँ भागती हुई आई। उन्होंने घबराकर पूछा, मैडम सू, अब उसकी हालत कैसी है? मैंने कहा, माफ कीजिए आंटी, अभी सही स्थिति पता नहीं है। वह आईसीयू में है। यह सुनकर सोम परिवार की मां ने ऊपर देखा और लगभग बेहोश होते होते बची। फिर उन्होंने खुद को संभाला और मुझसे कहा, यहीं रुको। मुझे लगा वह मुझे डांटेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह जानछुओं को बालों से पकड़कर घसीटते हुए मेरी तरफ फेंक रही थी। वह चिल्लाई, यही है जिसने ये सब किया, है ना? फिर गुस्से में बोली, हरामी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जानछुआ बोला, माडाम, ये सब गुचिन की गलती है। अगर उसकी वजह से ये सब न होता तो यूयान कभी घायल नहीं होती। वह और भी गुस्से में बोली, तुम सोचते हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? गुचेन मेरा दामाद है। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हैरान रह गया क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती। जानछुआ बोला, मडाम, पहले तो आप मुझे बहुत पसंद करती थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि पहले मैं अंधी थी। तुमने जो कुछ किया है मुझे सब पता है। तुम्हारे दादा के सम्मान में हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और भी नीचे गिर जाओगे। अगर युयान को कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदगी में एक पल की भी शांति नहीं मिलेगी। अगर उसे जरा भी नुकसान हुआ तो मैं पूरे जान परिवार को उसके साथ दफना दूंगी। उनकी बातें मैं लगभग सुन ही नहीं रहा था। मेरी नजर सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर थी और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि सोमुयान बच जाए। अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई और मेरी आंखों में उम्मीद चमक उठी। डॉक्टर बाहर आए और हम दोनों एक साथ उनके पास दौड़े। डॉक्टर ने कहा, घाव सिल दिया गया है, बाकी अब सब कुछ उसकी जीने की इच्छा पर निर्भर करेगा। सोम युयान को वीआईपी कमरे में निगरानी के लिए भेज दिया गया। उसकी माँ और मैं दोनों साथ अंदर गए। उनकी आंखें लाल थीं। उस सख्त चेहरे के पीछे अब सिर्फ एक माँ की चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे नाराजगी है, लेकिन मैं जानती हूं कि असली गलती जानचुआ की है। मैंने कहा, माँ चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो मैं युयान का ख्याल रखूंगा। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे तलाक के बारे में पता है। पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाली। गुच्चेन, आत्मविश्वास तुम्हें खुद बनाना होगा। अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा?
सोम परिवार की यही एक बेटी है, इसलिए उसके माता पिता अक्सर उसके फैसलों का सम्मान करते हैं। उन्होंने पहली बार मुझसे इतनी सच्चाई से बात की थी। फिर बोली, अब सब डॉक्टरों पर छोड़ दो और इंतजार करो कि यूयान कब जागेगी। तुमने पूरी रात जागकर बिताई है, घर जाकर आराम कर लो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी जवान हूं, आप पहले आराम कर लीजिए। बाद में जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर लेटा था जहां सोमुयान थी। उसकी मां मुझे जागते देखकर खुश हो गई और पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो, कहीं दर्द तो नहीं? मैंने कहा, काफी बेहतर। क्या मैं बहुत देर तक सोया? उन्होंने कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा तुम थकावट से बेहोश हो गए थे, इसलिए आराम जरूरी था। फिर अचानक बोली, और एक बात, युयान गर्भवती है, क्या तुम्हें पता था? मैं नहीं चाहता था कि किसी को यह पता चले। अगर सोम परिवार को पता चल जाता कि सोम युयान मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो वे उसे हर हाल में बच्चे को रखने के लिए मजबूर करते। आखिर उन्हें एक वारिस चाहिए, और अगर हम तलाक लेते तो वे बच्चे की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ते। उनकी ताकत और दौलत के सामने मेरी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे और युयान के बीच क्या होता है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन बच्चे के बारे में डॉक्टर ने कहा है कि जब तक मां सुरक्षित है, बच्चा भी सुरक्षित है। जब यान जागेगी तो वह यह बच्चा जरूर रखेगी। हम चाहते हैं कि यह बच्चा एक स्थिर परिवार में बड़ा हो। मैंने कहा, मां, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सबसे जरूरी है कि युयान जागे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, गुचेन, युयान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वह तुमसे सच में प्यार करती है। बस वह अपने भाव व्यक्त करना नहीं जानती। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, सन परिवार तुम्हारी रक्षा करेगा। यही युयान भी चाहती। उनके जाने के बाद कमरे में सिर्फ मैं और सोम एन युयान रह गए। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में भारीपन था। फिर अचानक बच्चे के बारे में सोचकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैंने धीमे से कहा, सुमयंत, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुम जागने के बाद सच में इसे छोड़ने वाली हो तो बेहतर है कि तुम कभी जागो ही मत। तुम तो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती थी, है ना? यूं लेटे लेटे क्या आराम कर रही हो? मुझे पता था वह मुझे सुन नहीं सकती, लेकिन उसकी मां की बातें मेरे दिल पर असर कर चुकी थीं, इसलिए मुझे सब कुछ बाहर निकालना था। मैंने आगे कहा, यन, अगर तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं तो कोई बात नहीं। जब तुम जागोगी और बच्चे को जन्म दोगी, मैं उसे अकेले पाल लूंगा। लेकिन वह तुम्हें फिर भी मां ही कहेगा, क्योंकि तुम उसकी असली मां हो। भले ही हम तलाक ले लें, हम अच्छे रिश्ते में रह सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जिंदगी भर अकेला नहीं रहने वाला। हो सकता है जल्दी ही तुम्हारा बच्चा किसी और औरत को मां कहकर बुलाए। ये सब मैंने जानबूझकर कहा था, सिर्फ उसे उकसाने के लिए। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। शायद कुछ रिश्ते बना लूं, लेकिन फिर कभी किसी को अपनी उंगली में अंगूठी पहनाने नहीं दूंगा। तुम वाइजयान के बारे में क्या सोचती हो? वह इतने सालों से मुझसे प्यार करती है और उसने मेरी जान भी बचाई थी। शायद वह एक बहुत अच्छी सौतेली मां बन सकती है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सोमुयान की उंगली हल्के से हिली, हालांकि वह बहुत हल्का सा हिलना था। मैंने कहा, सोमयंत, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम अभी नहीं जागी तो जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा, मैं उसी के पास चला जाऊंगा। तभी अचानक सोमयंत की पलकों में हलचल हुई। इस बार मैंने साफ देखा, यह कोई भ्रम नहीं था। मैंने तुरंत कहा, डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर ने जांच करके कहा, दिल की धड़कन ठीक है, सांस भी स्थिर है, वह होश में लौट रही है, बहुत जल्द जाग जाएगी। आधी रात तक थकान ने मुझे घेर लिया और मैं उसका हाथ पकड़े पकड़े बिस्तर के किनारे ही सो गया। अस्पताल की रात थोड़ी ठंडी थी। जब मैं कंबल लेने के लिए उठने ही वाला था, तभी अचानक मुझे अपने कंधे पर गर्माहट महसूस हुई। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा सोम युयान मुझे कंबल ओढ़ा रही थी। मैंने घबराकर कहा, तुम जाग गई? युयान, तुम सच में जाग गई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, उसने धीरे से कहा। एक मिनट रुको और सुनो, मेरे बच्चे को किसी और औरत को मां कहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, समझे? उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन जागते ही वह मुझे आदेश देने लगी थी। मैंने उसे हल्के से अलग किया और कहा, पहले डॉक्टर तुम्हारा दिमाग चेक कर लें, उसके बाद बात करेंगे। उसके होश में आने के बाद सोमयंत मुझे एक मनोवैज्ञानिक के पास भी ले गई ताकि पूरी थेरेपी हो सके। वह हमारे बीच की असली समस्या ढूंढना चाहती थी, और जब उसे वजह समझ आई तो उसके चेहरे पर गहरा पछतावा साफ दिख रहा था। उसने कहा, गुचेन, उस समय जो मैंने कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, वह सब गुस्से में कही हुई बातें थीं। मैं हमारे बच्चे को कैसे नहीं चाह सकती? उस समय तुमने कहा था, अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो शायद तुम जेंग च्यू को नजरअंदाज कर पाओगे। जब तुम मुझसे झगड़ते थे तो मैं बस यही सोचती थी कि तुम जलते हो, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा मना लूं तो सब ठीक हो जाएगा।
मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरी भी अपनी वजहें हैं। मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो, लेकिन मैंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि तुम क्या महसूस करते हो। सोमन न्यूयान तब भी डरी हुई लग रही थी। उसने पीछे से मुझे धीरे से गले लगा लिया और बोली, जब तुमने उस दिन वह बात कही थी तो मुझे लगा तुम बच्चे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, इसलिए मैं गुस्से में आ गई और मैंने बहुत बुरी बातें कह दी। लेकिन मैंने कभी सच में ऐसा नहीं सोचा, कभी नहीं। मैं उसकी बात समझ रहा था। मैंने भी पहले बहुत सी चोट पहुंचाने वाली बातें कही थी, लेकिन उस दिन उसने सच में मुझे तोड़ दिया था। उसने धीमे से कहा, चलिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं आपके बिना और इस बच्चे के बिना नहीं जी सकती। अगर आगे चलकर हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला और आप फिर भी मुझे छोड़ना चाहेंगे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगी, लेकिन हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, मैं ये सब ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती। उसकी हर बात सच थी। हमारे बीच बहुत बड़े बड़े गलत फहमियाँ थीं, लेकिन उन गलत फहमियों के बावजूद जो दर्द मैंने महसूस किया था वह भी सच्चा था। मैंने भी बहुत सहा था। उसने कहा, हम दोनों दो कांटेदार साई की तरह हैं, लेकिन मैं अपने कांटे समेटने को तैयार हूं, बस हम अलग मत हो। मैं उस समय पूरी तरह उलझ गया था और तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाया। सोमयुंत ने भी जोर नहीं दिया। वह बस चुपचाप मेरा ख्याल रखती रही, इतना कि मुझे उसका ध्यान महसूस हो, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं दबाव महसूस करूं। वह समझ गई थी कि मैं अभी अभी इस सब से बाहर आया हूं। मैंने उससे कहा कि वह मुझ पर इतना ध्यान न दे और अपनी गर्भावस्था का ख्याल रखे, लेकिन वह बस हाँ कहती और फिर भी हर छोटी बड़ी चीज में मेरा ख्याल रखती रहती। उस समय मुझे लगा कि वह ऐसा सिर्फ बच्चे को एक पूरा परिवार देने के लिए कर रही है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हमारे इस विवाह में सिर्फ मैं ही चालाक नहीं था, वह भी उतनी ही सोच समझ कर चलती थी। शादी के बाद मैं हमेशा असुरक्षित महसूस करता था और उसी वजह से मैंने बहुत सी ऐसी हरकतें की जो उसे पसंद नहीं थी। इस बार मैंने उससे साफ कह दिया, सोमयंत, हमारा रिश्ता बहुत असंतुलित था। हम साथ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उस रात हम दोनों नशे में थे। उस समय मैं मानसिक रूप से चीजों को ठीक से संभाल नहीं पाया, इसलिए अगर मैंने तलाक मांगा तो वह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। उसने तुरंत कहा, गुच्छन, मैंने कभी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचा तक नहीं। मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती थी, बस मुझे सही समय नहीं मिला तुम्हें बताने का। तुम सोचते हो कि उस रात सब एक हादसा था, लेकिन सोचो, मैं चाहे कितनी भी नशे में होती, किसी ऐसे आदमी को अपने पास रहने ही नहीं देती जो मुझे पसंद ना हो। मैं चौंक गया और पूछा, क्या मतलब? उस रात तुम नशे में नहीं थी? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नशे में तो तुम थे, इतने कि किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। मैं बस थोड़ा सा नशे में थी, लेकिन मुझे सब याद था। सच कहूं तो उस रात फायदा मैंने ही उठाया था। यह सुनते ही मेरे दिल का बोझ जैसे अचानक हल्का हो गया। मैंने कहा, सोमयंत, अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो हमेशा सोचता रहा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया था। उसने धीरे से कहा, उस समय मैं सिर्फ 20 साल की थी। मुझे डर था कि तुम मुझे ठुकरा दोगे, इसलिए मैंने ऐसा तरीका चुना, लेकिन अब मैं वैसी नहीं हूं। मैंने हंसते हुए कहा, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मेरा हीन भावना वाला कॉम्प्लेक्स कभी इतना बड़ा नहीं बनता और मैं इतनी बेवकूफियां भी नहीं करता। उसने भी सिर झुकाकर कहा, मैं भी उतनी ही बेवकूफ थी। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन हमेशा ऐसा दिखाती रही जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पीछे घूमते रहो। मुझे पता था कि तुम्हें जेंग चुओत बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैं जानबूझकर उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाती रही। अगर तुमने अपनी याददाश्त नहीं खोई होती तो शायद मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं कितनी गलत थी। उस दिन हम दोनों ने घंटों बात की और अपने अतीत की सारी उलझनें एक एक करके सुलझाईं। पता ही नहीं चला कब कई महीने गुजर गए। अब उसका पेट गोल हो चुका था। मैंने पीछे से उसे गले लगाया। अचानक उसने सिर उठाया और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस पल को महसूस करता रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर धीरे धीरे उसने खुद को अलग कर लिया। मेरे गाल थोड़ा गर्म हो गए थे और तभी मैंने उसे अपने कान के पास धीमी आवाज में मुझसे विनती करते हुए सुना, चाहे जो हो, हम तलाक न लें, ठीक है? ये सुनते ही मैं अचानक हंस पड़ा। मैंने सोचा था कि इतने गहरे और रोमांटिक पल के बाद वह कम से कम माहौल के हिसाब से कुछ और कहेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह बस यही चाहेगी कि हम तलाक न लें। मुझे हंसते देखकर सोमुयान थोड़ा नाराज हो गई, लेकिन उसने खुलकर कुछ नहीं कहा। वह बस हल्के से मुझे गुदगुदाने लगी और बोली, हंसना बंद करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने हल्के से कहा, हम ठीक है। फिर मैंने खुद ही कहा, नहीं, रहने दो, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। हमारे बीच की सारी गलतफहमियां भले ही दूर हो चुकी थीं, लेकिन फिर से शुरुआत करना आसान नहीं था, खासकर हमारे जैसे जोड़े के लिए जिसने इतने उतार चढ़ाव देखे थे।
हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो, लेकिन घाव अभी भी मौजूद थे। भरोसा फिर से बनाना आसान नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन बच्चे की खातिर मैं थोड़ा नरम हो गया था, क्योंकि सोमूयान सच में बहुत कुछ सह रही थी। ये गर्भावस्था उसे बेहद थका देती थी और उसे बहुत तकलीफ भी देती थी। फिर भी वह हमेशा मजबूत बनी रही, और यह देखकर मुझे उसके लिए थोड़ा दुख भी होता था। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही बच्चा पैदा हो गया। मैंने अपने मन को पहले से तैयार कर लिया था। अगर सोमुयन एक अच्छी मां साबित हुई तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर वह वैसी नहीं निकली तो मैं बिना हिचकिचाए उसे छोड़ भी सकता था। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, सोमुयान ने मुझे कभी निराश नहीं किया। उस दिन जब उसने बच्चे को सुला दिया, वह मुड़ी और कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसने मुझे दरवाजे के फ्रेम से टिके खड़े देखा। मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बहुत समय हो गया तुम्हें उस ठंडे चेहरे वाले अंदाजे में देखे हुए। उसने हल्की नाराजगी से कहा, वह मेरा अंधेरा अतीत था। क्या तुम अब उसके बारे में बात करना बंद कर सकते हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्यों? मुझे तो तुम्हारा वही पुराना ठंडा अंदाज ज्यादा पसंद था। सोच रहा हूं अगर उसी चेहरे के साथ तुम बच्चे की डायपर बदल रही होगी तो कैसा लगेगा। सोमुयान समझ गई कि मैं उसे चिढ़ा रहा हूं। उसने मुंह बना लिया और मेरे पीछे पीछे कमरे तक आ गई। जैसे ही वह पूरे वजन के साथ मुझ पर झपटी, मैंने उसे कहते सुना, चाहे जो हो, मेरी ट्रायल पीरियड तो खत्म हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, ट्रायल पीरियड खत्म हो गई? वह बोली, हाँ, लेकिन अब कन्फर्मेशन पीरियड शुरू होगी। मैंने पूछा, और यह कन्फर्मेशन पीरियड कितने समय की होगी? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे इतने शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए मान लो कि पूरी जिंदगी के लिए।